नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूँ विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक अहम खबरों। मध्य प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में लगे मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री की आज गुजरात में कई जगह चुनाव रैली। स्वदेशी विमान वाहक पोस्ट INS विक्रांत पर सवार हुए सांसद रक्षा मंत्री। गुजरात में बीजेपी को झटका। बीजेपी के पूर्व मंत्री जयनारायण व्यास कांग्रेस में शामिल। ये देखते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व मंत्री जयनारायण व्यास कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में व्यास कांग्रेस में शामिल हुए। बता दें कि गुजरात बीजेपी के वरिष्ठ नेता व्यास ने 4 नवंबर को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 4 बार के विधायक जय नारायण व्यास अपने बेटे समीर व्यास के साथ सोमवार यानी कि 28 नवंबर को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में बीजेपी छोड़ दी। जय नारायण व्यास ने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए कहा था कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए उनके विकल्प खुले हुए हैं। व्यास और उनके बेटे समीर का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान कांग्रेस के गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत और केंद्रीय पर्यवेक्षक आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को शहर के बड़ा गणपति चौराहे से शुरू। यात्रा जब संबेर रोड पर मॉडर्न चौराहे के पास पहुंची तो 2 युवक ने मोदी मोदी के नारे लगाए। राहुल ने जब उन्हें बुलाने के लिए कहा तो दोनों युवक भाग निकले। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सोमवार को मध्य प्रदेश में 6वां दिन। यात्रा सुबह बड़ा गणपति से रवाना हुई। यात्रा जिनसे चौराहे से किला मैदान होते हुए मरीमाता चौराहे पर। यात्रा ने रास्ते में होटल मेरी मर्जी पर टी ब्रेक किया। इसके बाद यात्रा विधायक संजय शुक्ला के घर के सामने से होते हुए बाणगंगा से होते लव कुश चौराहा पहुंची। यात्रा का अरविंद अस्पताल के सामने ड्रोन से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। विधायक संजय शुक्ला के फार्म हाउस पर लंच ब्रेक के लिए रुकेगी। सोमवार को यात्रा संवेद में नाइट स्टे करेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि के नजदीक आने के साथ प्रचार पूरे सबक पर। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता मतदाताओं के बीच जाकर अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने की अपील कर रहे हैं। भाजपा के शीर्ष प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैंपेन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भावनगर के पालिताना, कच्छ के अंजार, जामनगर और राजकोट में रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री की रैलियों में बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी दमखम के साथ लोगों को लुभा रहे हैं। उन्होंने रविवार को दावा किया है कि आप आगामी विधानसभा चुनाव में गुजरात में सरकार बनाएगी। सूरत में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि
दिल्ली तथा पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए की गई उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई और गुजरात में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। गुजरात में लंबे समय से भाजपा काबिज में है। भाजपा 1995 साल से लगातार सत्ता में है। कांग्रेस राज्य में पिछले 27 साल से सत्ता से बाहर है। आप पिछले कुछ सालों से यहाँ अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी थी। 182 संसदीय गुजरात विधानसभा चुनाव के तहत 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इस बार भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद दिख रही है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 99 और कांग्रेस 70 सीट हासिल की। आपने 29 सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़ा किए थे, लेकिन तब वो अपना खाता तक नहीं खोल सके। प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष देउबा के अलावा 3 पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड, ओली और माधव नेपाल भी संसद के लिए चुने गए हैं। युवाओं ने मारी बाजी, मंत्रियों और 7 सांसदों सहित कई वरिष्ठ नेता हारे। कई युवा और नए चेहरे प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए हैं। पूर्व टीवी पत्रकार रवि लमिछा ने द्वारा महज 6 महीने पहले गठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने प्रत्यक्ष चुनाव में 7 सीट पर जीत दर्ज की और आनुपातिक पद्धति के तहत 10 लाख से अधिक वोट हासिल किए। सत्तारूढ़ गठबंधन ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की। ये 5 दलों का गठबंधन है। वहीं सीपीएन, यूएमएल, गठजोड़ ने 95 सीट पर जीत दर्ज की। उल्लेखनीय है कि 275 संसदीय प्रतिनिधि सभा में 165 सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से किया जा रहा है, जबकि शेष 110 को आनुपातिक प्रणाली से चुना जा रहा है। स्पष्ट बहुमत के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को 138 सीट की जरूरत होगी। फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो के नेतृत्व में फ्रांसीसी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने विक्रांत पर दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल एमए हैम्पियोली के साथ बात की। रिकार्डो ने आज फिर दोहराया कि फ्रांस और भारत अपनी समुद्री संप्रभुता की रक्षा करने और भारत प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्रता की गारंटी देने के लिए एकजुट है। फ्रांस के सशस्त्र बलों के मंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की यात्रा पर है। फ्रांसीसी दूतावास के अनुसार लोकार्नो 28 नवंबर को अपने समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं पर विस्तृत बातचीत करेंगे, जिसमें परिचालन रक्षा संबंध, आतंकवाद का मुकाबला, समुद्री सुरक्षा भी शामिल है। भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुरूप इंडो पैसिफिक और औद्योगिक और तकनीकी साझेदारी पर भी बात होगी। यात्रा के दौरान मंत्री लोकार्नो भारत के उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। दिल्ली के रोहिणी स्थित एफएसएल में आज फिर से श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सबसे पहला टेस्ट 22 नवंबर को हुआ था। इसके बाद 24 और 25 नवंबर को हुआ था। इस हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त सूत्र बता रहे हैं कि श्रद्धा की हत्या करने में आफ्ताब के साथ एक व्यक्ति ने दिया था। पुलिस को शक है कि इस व्यक्ति
ने सबूत मिटाने में भी आफ्ताब की मदद की है। पुलिस जल्द ही इस बारे में बड़ा खुलासा कर सकती है। हालांकि पहले 3 टेस्ट में आफ्ताब चमका देने में कामयाब रहे पुलिस को। श्रद्धा की हत्या को लेकर उसने बहुत कुछ जानकारी नहीं दी। आफ्ताब कई सवालों पर चुप्पी साधे रहे। कई सवाले तो टाल गए। कई सवालों के आधे अधूरे जवाब दिए। यही नहीं, कई सवालों पर तो वो मुस्कुराता रहा सिर्फ। आज पुलिस बचे हुए सवालों के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी। पीटीआई के मुताबिक अभी तक आफ्ताब से 40 सवाल पूछे जा चुके हैं। करीब 70 सवाल अभी पूछे जाने बाकी हैं। सभी टेस्ट पूरे होने के बाद 5 दिसंबर को नार्को टेस्ट होगा। इधर इस मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस के मुताबिक श्रद्धा और आफ्ताब के झगड़े की वजह सिर्फ शक नहीं था, बल्कि आफ्ताब ड्रग लेता था, जिसका श्रद्धा विरोध करती। इसी बात को लेकर उस रात भी दोनों में झगड़े हुए। उसे ड्रग सप्लाई करने वाला गुजरात से जुड़ा हुआ है। इसके मुताबिक ड्रग सप्लाई पेडलर को पकड़ लिया गया है। संदिग्ध ड्रग तस्कर का नाम फैजल मोमीन है। खबर है कि श्रद्धा के मर्डर वाली रात भी आफ्ताब गांजा लिया हुआ था। क्राइम ब्रांच ने पांजब नगर से एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता की हत्या को अंजाम दिया। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की तरह से एक और वारदात की खबर आ रही है और हत्याकांड का दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया। क्राइम ब्रांच ने इस दिल्ली में मिले इस इंसानी शरीर के टुकड़ों की गुत्थी को सुलझा लिया है। क्राइम ब्रांच ने पांडव नगर से एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता की हत्या की और फिर सबको काट कर फ्रिज में रख दिया। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक इस तरह के खौफनाक हत्याकांड को एक लड़के और लड़की ने काम किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास सोमवार से राजस्थान ऑस्ट्रो हिंद 22 अभ्यास 11 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ी बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास करेगी। ये ऑस्ट्रेलिया के श्रृंखला से पहला अभ्यास है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया हिंद की श्रृंखला में ये पहला अभ्यास है जिसमें दोनों सेनाओं के सभी हथियारों और सेवाओं की भागीदारी। डिवीजन के 13वीं ब्रिगेड के सैनिकों वाली ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ी अभ्यास स्थल पर पहुंच चुकी है। बताया गया है कि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट के सैनिक करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि अभ्यास का उद्देश्य सकारात्मक सेना संबंध बनाना, एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करना और संयुक्त राष्ट्र शांति प्रवर्तन शासनादेश के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके में बहुजोमें संचालन करते हुए एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने कहा कि अभ्यास का ये उद्देश्य सफल हो, यही वो चाह रहे हैं। अभ्यास के दौरान प्रतिभागी संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास, विशेष हथियारों के कौशल की मूल बातें साझा करने और सततपूर्ण लक्ष्य पर हमला करने से जैसे विभिन्न कार्यों में शामिल होंगे। मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच समझ और अंतर को बढ़ावा देने के अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूत करने में भी मदद करेगा।
सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुए इसी लोक सीट पर चुनाव को केंद्र कर मैनपुर जैसे रंगमंच का आंकड़ा बना हुआ है। अब चुनाव प्रत्याशी के स्वर में नई राजनीतिक बातें कि ये सिर्फ चुनाव नहीं, प्रशासन और जनता के बीच की लड़ाई है। यहाँ 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को परिणाम आने हैं। इस सीट पर सपा ने डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने कार्यकर्ताओं को 4 दिसंबर की रात अपने घर में ना सोने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने के लिए प्रशासन किसी भी हद तक जा सकता है। बहुत संभव है कि सपा कार्यकर्ताओं के घर में 4 दिसंबर को रेड हो और उन्हें उठा लिया जाए। उन्होंने कहा कि चाहे जो हो, पूरे दमखम के साथ 5 दिसंबर को मतदान करें। के बाद 6 दिसंबर को प्रशासन यहाँ से चला जाएगा और फिर किसी को कोई छू भी नहीं सकेगा। डिंपल ने कहा कि उन्हें एक बुजुर्ग ने बताया कि उनके खिलाफ यहाँ प्रशासनिक चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन उन्होंने भी बुजुर्ग को जवाब दिया कि यहाँ डिंपल नहीं बल्कि मैनपुर की जनता लड़ रही है। उन्होंने कहा कि ये डिंपल या सपा का चुनाव नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे नेताजी के प्रति मैनपुरी की जनता के सम्मान का चुनाव है। उन्हें पूरा भरोसा है कि मैनपुरी की जनता नेताजी का मान रखते हुए साइकिल पर वोट करेगी। यही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैनपुर से मानव रहित SpaceX ड्रैगन कार्गो अंतरिक्ष यान फ्लोरिडा में खराब मौसम के कारण 4 दिन की देरी के बाद सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गया है। नासा ने रविवार को ये जानकारी दी। बयान के अनुसार SpaceX ड्रैगन कार्गो अंतरिक्ष यान स्वायत्त रूप से स्टेशन के हार्मनी मॉड्यूल के अंतरिक्ष बंदरगाह पर सबूत सुबह 7:39 पर पहुंचा। ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने शनिवार को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें भोजन, वैज्ञानिक प्रयोग और हार्डवेयर की आपूर्ति सहित 3.5 टन से अधिक सामान भरा हुआ था। अंतरिक्ष यान में सबसे महत्वपूर्ण IROSA नामक रोलआउट सौर्य सरणियों की एक नई जोड़ी है, जो ISS के पुराने सौर पैनल की अपग्रेड करेगा और अंतरिक्ष स्टेशन की ऊर्जा उत्पादन को आधुनिक बनाने में मदद भी करेगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोलांग गांव में रविवार को एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। पुल का निर्माण बीते साल 7 साल से चल रहा था। पुल निर्माण की गुणवत्ता को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। PWD कार्य प्रणाली कटघरे में, क्योंकि 7 साल से पुल क्यों नहीं बन पाया और साथ ही घटिया निर्माण सामग्री के चलते ही पुल गिरा है। हालांकि अब PWD ने पुल गिरने को लेकर अजीब दलीलें दी हैं। विभाग का कहना है कि पुल गिरा नहीं, उसे गिराया गया है और विभाग ने पुल को गिराया है। जानकारी के अनुसार पुल के निर्माण कार्य में देरी के चलते PWD विभाग ने ठेकेदार के टेंडर रद्द कर दिया था और नए टेंडर करवाए हैं। उधर नए ठेकेदार ने नदी के दूसरे छोर से पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। साल 2015 में सोलांग गांव को जोड़ने के लिए बन रहे पुल का काम शुरू हुआ था। बीच में जब धीमी गति से काम चलता रहा तो ग्रामीणों ने हल्ला कर सरकार और विभाग को चेतावनी दी थी, लेकिन दोनों ही जैसे कि सोए हुए थे। 120 मीटर पुल की कुल लागत 2,98,80,192 रुपए थी। ग्रामीण ने गुणवत्ता पर सवाल उठाया तो PWD विभाग ने जांच की और गुणवत्ता पर खामियां पाई।
19 सितंबर 2022 विभाग ने 29,12,319 रुपया जुर्माना भी लगाए। विभाग ने ठेकेदार को अपना सामान समेटने के निर्देश देते हुए नए सिरे से 2,77,70,550 रुपए के टेंडर करवाकर कार्य नए ठेकेदार को दिए। अब नया ठेकेदार 120 मीटर स्कूल का निर्माण करेगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फुटवेयर ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा बलारसा रेलवे स्टेशन पर हुआ। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में चंद्रपुर में जिले के बलारसा रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज का एक हिस्सा ढह गया। हादसे के समय इस पर कोई लोग मौजूद नहीं थे। हादसे के वक्त लोग 60 फीट की ऊंचाई से रेलवे पटरियों पर जा रहे थे। सरकारी रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बड़ी संख्या में यात्री पुणे जाने वाले ट्रेन में सवार होने के लिए एफओबी का इस्तेमाल कर रहे थे, तभी इसका एक हिस्सा अचानक गिर गया। नतीजन कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर गिर गए। जिला सूचना कार्यालय ने कहा कि इस घटना में 13 लोग घायल हुए हैं। उन्हें बलाटपुर ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया और उनमें से कुछ को बाद में चंद्रपुर सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। चीन में कड़े कोविड नियंत्रण कानूनों के कारण किसानों के पास जो फसल अब बच गए वो बेच नहीं सकेंगे और उन्हें नष्ट करने के अलावा विकल्प अब उनके पास बचा नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इससे भोजन की कमी होने की चिंता अब बढ़ रही है और सोशल मीडिया पर नाराज फैल रही है। ऑनलाइन प्रसारित होने वाले वीडियोज में किसानों को फसलों को फेंकते हुए दिखाया गया है, क्योंकि उन्हें अपनी फसल बेचने में परेशानी हो रही है। स्थानीय और राज्य मीडिया ने भी बताया कि सेडोंग और हेनान प्रांत जैसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में सब्जियों की खेतों को नष्ट किया जा रहा है, ताकि अगली फसल की बुआई हो सके और उनके लिए जगह बनाई जा सके। ताजा भोजन का ये नुकसान ऐसे समय में हुआ जब चीन की बड़ी आबादी लॉकडाउन के बीच है और भोजन की कमी और आपूर्ति में अन्य व्यवधानों का सामना कर रहे हैं। बीते सप्ताहांत में बेजिंग और शंघाई सहित कई शहरों में कोविड को देखते हुए पाबंदियों का विरोध शुरू हो गया। आम लोगों की ओर से लॉकडाउन का विरोध करने पर चीन में कोविड काल में भी अशांति का माहौल था। वर्तमान में चीनी गोभी, मूली और पालक जैसी सब्जियों पूरा चीन में काटी जा रही है, लेकिन वे लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ही फंसी हुई है। लॉकडाउन आदेशों के कारण ट्रक और व्यापारी या तो फसल खरीदने में अनिच्छुक है या कृषि उत्पादकों को एकत्र करने के लिए गांव में प्रवेश करने में असमर्थ है। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप मैच मोरक्को से बेल्जियम की हार के बाद रविवार को राजधानी में ब्रसेल्स में कई जगह पर दंगा भड़क गया। गुस्साए प्रशासकों ने आगजनी कर कई कारों को फूंक दिया। पुलिस प्रवक्ता इंसबांडी किरे ने बताया कि शाम करीब 7 बजे स्थिति को सामान्य किया जा सका। शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने 12 दंगाइयों को हिरासत में लिया है। दंगाइयों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को पानी की बौछार करने के अलावा आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, दंगाइयों ने आतंकवादी सामग्री, प्रोजेक्टाइल और लाठियों का इस्तेमाल किया। सार्वजनिक राजमार्ग पर आग लगा दी। इस दंगे में एक पत्रकार को भी काफी आई। इतना ही। धन्यवाद।